बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 जून और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सच बोलने, आइन पर खड़े होने पर इबरत का निशान बनाने का फैसला किया गया है। उनके खिलाफ एक कंप्लेंट जुडिशल काउंसिल में डाल दी गई है और अब उनकी बरतरफी का मुतालबा किया जा रहा है। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि दो ही सूरतें हैं उनसे अपनी जान खलासी कराने की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम के पास। एक तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बना दिया जाए और दूसरा उनके खिलाफ कोई रेफरेंस लेके जुडिशल काउंसिल में जाया जाए। जाहिर है दोनों चीज़ों पर काम शुरू किया होगा उस वक्त। अक्सर आप सुनते होंगे इस्टेब्लिशमेंट का प्लान ए बी सी। इसकी वजह यह है कि इतना बड़ा क्योंकि सेटअप होता है तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जिम्मेदारियां दी जाती हैं और जब टीमें बना दी जाती हैं तो अपनी अपनी जिम्मेदारी पर वो निकल पड़ती हैं। अब मुसीबत ये होती है कि जब एक टीम अपना काम कर लेती है तो दूसरी टीम भी अपना काम कर रही होती है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। अब जाहिर है फैसला तो ये किया गया था कि जस्टिस शहजाद मलिक, क्योंकि वो आइन, कानून और सच पर फैसले दे रहे हैं, उन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट के ऑनेस्ट जजेस लगाए। उन्होंने औरतों, बेकसूरों को जेलों के अंदर जो रखा हुआ था उसके ऊपर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले सुनवाए और उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भी ईमानदारी से काम करने वाले जजेस की तैनाती की। ये उनके जुर्म बने और इन जराइम की वजह से दो पार्टीज तश्कील दी गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। एक के किसी तरीके से इन्हें लिफ्ट करें, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं, लाहौर हाई कोर्ट खाली करें, यहाँ पर कोई और अपना हैंड पिक जो जज साहब हैं उनको लगाएं ताकि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हमारे कब्जे में रहे। एक स्ट्रेटजी तो ये थी। दूसरी टीम के ज़ुम्मे लगाया गया कि हो सकता है वो स्ट्रेटजी वर्क ना करे और वो प्रेफर्ड स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। जाहिर है उतने फाल तो नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जितने हाई कोर्ट में हैं, लेकिन फिर भी इनको सबक सिखाने के लिए बेहतर है कि इनके खिलाफ रेफरेंस आए। तो अब जनाब रफ़ाकत अली तनोली साहब को ढूंढा गया है और उनके ज़ुम्मे ये लगाया गया कि आपने एक रेफरेंस फ़ाइल करना है। उन्होंने रेफरेंस फ़ाइल किया है कि मेरे बेटे के कत्ल के केस में मुझे इंसाफ नहीं मिला। और अब आप सोचिए कि जजेस जो हैं वो फ़ैसला सुनाते हैं एक पार्टी, तो उसमें ज़ाहिर है उसको ऐसा ही लगता है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ है। तो इसका मतलब है हर शख्स जज के ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए कि उसने फ़ैसला जो दिया है वो उसको पसंद नहीं है, उस पर वो रेफरेंस फाइल करेगा। तो जो रफ़ाकत अली तनोली हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए हैं। उन्होंने वहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर दी है और कहा है कि मेरे बेटे के कत्ल के जो मुकदमा था उसमें जस्टिस शहजाद मलिक ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनकी पोजीशन से अलग किया जाए। अब प्रेफर्ड तरीका यही होगा। मीन इसमें सांप भी मरेगा और लाठी भी टूट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पीछे से आने वाले जो जजेस हैं उनको भी सबक देंगे, इबरत का निशान बनाएंगे जस्टिस शहजाद मलिक को। तो बेसिक कोशिश यही होनी है, लेकिन कर नहीं सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हालात अब डिफरेंट हैं। अब मामलात जो हैं वो लोगों की समझ में आ चुके हैं। काजी साहब भी शायद ये गेम अब खेल ना सकें, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह, मेरा नहीं ख्याल कि इस खेल में वो ऑन बोर्ड होंगे उनके साथ। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जस्टिस शहजाद मलिक को ऐसा सबक सिखाएं कि पीछे से कोई और जज जुर्रत ना करे। अभी एक दिन पहले उनकी बेटी की तमाम तफसीलात, मतलब उनका शनाख्ती कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जस्टिस शहजाद मलिक साहब की बेटी की पहले इंटरनेट पर डलवा दी गई, बिल्कुल उस तरीके से जैसे जस्टिस बाबर सत्तार के अहल खाना का डाटा जो है वो इंटरनेट के ऊपर लीक किया गया था। अब ये रेफरेंस जो है ये याद कीजिए, ये बिल्कुल उसी तरह का रेफरेंस है जिस तरह का जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया था, जिसके बाद उनसे भी रिज़ाइन लिया गया था और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब से भी रिज़ाइन दिलवाया गया था, या उन्होंने ख़ुद दे दिया था, याद कीजिए। और वो भी जाहिर है दोनों तगड़े जजेस थे, वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में नहीं आ रहे थे। वहाँ भी रेफरेंसेस को सामने रख कर उनको सुप्रीम कोर्ट से हटाया गया था और फिर काजी साहब का रास्ता साफ कर दिया गया था कि वो स्याह और सफ़ेद के मालिक बन जाएं और जिस तरीके से मर्जी इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वही तरीका अब जस्टिस शहजाद मलिक के साथ किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। बहरहाल हमें पता नहीं कि आगे क्या सिचुएशन होती है, जो भी होगी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तो इसमें तय है
कि हमारी वकला बरादरी वो बाई एंड लार्ज जो है वो खेसी लेके, खेस लेके भी नहीं, खेस की छोटी फॉर्म खेसी होती है, वो लेकर सोई हुई है। और उसमें बड़ी वजह, तमाम वकला तो नहीं है, ज़ाहिर है तमाम वकला तो अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, घर जाते हैं, लेकिन वो तमाम उजरती वकला जो डिफरेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं और उन पर माल पानी लगा है। अभी हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि 1 अरब रुपया, जी हाँ, 1 बिलियन रुपीस, एक तरफ मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, बल्कि हो चुका है। वज़ीर दिफा ने हमें बताया था, ख्वाजा आसिफ ने, कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। एक तरफ बैंकरप्टेड इकॉनमी है और दूसरी तरफ जो आपके वज़ीर कानून है वो 1 अरब रुपए के साथ बार काउंसिल्स को ख़रीद रहे हैं। बार काउंसिल्स और जितनी भी वकला की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनको अब उनके ज़मीरों की ख़रीदारी की जाएगी। 1 अरब रुपया उसके लिए रखा है हुकूमत ने। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं मुल्क के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 अरब रुपया वकला को ख़रीदने के लिए क्यों रखा गया। इसलिए कि वकला एक ऐसी तंजीम होती है जो तहरीक बर्पा कर सकती है। मैंने आपको जैसे कहा कि बाई एंड लार्ज जो पहले तहरीक बर्पा होती रही, उनमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके पीछे किसी न किसी तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रही है, लेकिन हमें सरफेस पर यही लगता था कि वकला खुद कर रहे हैं। जैसा कि 2008 की जो तहरीक थी, उसमें कोई ना कोई हिस्सा उस वक्त के जनरल कियानी का था, जो ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ को हटाना चाहते थे, और उन्होंने वकला को कहा था दबा कर रखें। इसीलिए आपको वकला और मीडिया उस वक्त पेश नज़र आता था उस तहरीक में, और बढ़ बढ़ कर हमले कर रहा था उस वक्त की जुडिशरी के ऊपर। आज वही वकला है, बल्कि उससे ज़्यादा तादाद में है, फ़ाल है, सब कुछ है। लेकिन आज आपको कुर्द साहब का जो पफ है बालों का याद कीजिए। कुर्द साहब भी माशाल्लाह हयात हैं, पूरी सेहत में हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन आपने कहीं देखा नहीं होगा जमहूरियत के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए वो जो 360 डिग्री के ऊपर घूम घूम के हमारे ऑनरेबल कुर्द साहब तकरीरें किया करते थे, उछल उछल के। आज पंजाब की बेटियों को बलूचिस्तान ले जाया जाता है, आज बहुत कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर किसी अदालत में आपको कुर्द साहब जो है वो कानून, इंसाफ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी चीज़ के लिए उस तरीके से तकरीरें करते हुए नज़र नहीं आते। इसका मतलब है कि हम भी तभी मुतहरक होते हैं जब मुतहरक करवाने की किसी की ज़रूरत हो। बहरहाल इस वक्त एक वजह तो ये है, मैंने जैसे आपको कहा कि जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि पहले भी माल पानी लगा रखा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब ने। अब मज़ीद माल पानी का इंतज़ाम हो गया, 1 अरब रुपया ख़र्च किया जाएगा ताकि वकला जो है वो खेसी लेकर नहीं सोएं, साथ उन्हें लस्सी में सत्तू भिगो कर भी पिलाए जाएं, क्योंकि अकेली लस्सी भी ठंडी होती है और आपको पता है कि अकेले सत्तू जो है वो भी ठंडे होते हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो और भी ठंडे हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर काम नहीं बना, उन्होंने साथ कहा है कि धनिए वाले जो है ना वो कबाब भी साथ बना कर खिलाने हैं ताकि वकला हजरात मुकम्मल ठंडे रहें, बिल्कुल ठंडे ठंडे ठार। आगे आप खुद समझ सकते हैं, बिल्कुल ठंडे ठार रहें, किसी किस्म की हरकत ना करें। भले मज़ार अली अकबर नकवी साहब को हटा दिया जाए, जस्टिस इजाज़ुल एहसन से इस्तीफ़ा ले लिया जाए, भले जस्टिस जज मोहम्मद अब्बास को अदालत के अंदर ही जो है वो आपको पता है कि हरासा किया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ख़त लिखें कि उनके कमरों के अंदर वीडियोज़ लगाई जाती हैं, कैमरेज़ लगाए जाते हैं ताकि उनकी और उनके अहल खाना की वीडियो बने, उनके अजीज़ों को उठा के करंट लगाया जाता है। भले आप याद कीजिए रब्बानी साहब जो सेशन जज थे इस्लामाबाद के, वो बताएं कि उनके घर में क्रैकर्स फेंके गए, बम फेंके गए, उसके बाद उनका तबादला बहावलपुर कर दिया गया, याद कीजिए। ये सारा कुछ हुआ आपके सामने। वकला नहीं जागे, वकला नहीं जागे, क्योंकि सिर्फ खेसी नहीं है, ऊपर मैंने आपको कहा कि लस्सी, सत्तू और धनिया सब कुछ मिक्स करके हुकूमत ने सामने रख दिया है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुकूमत के एक बहुत बड़े जय्यद आदमी ने एक स्टेटमेंट दी है, आप भी सुन के हैरान होंगे। जी हाँ, अपनी तरफ से मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश नहीं करते, इनमें से जो नीम ख्वांदा हैं थोड़े से, वो जो हैं वो ऐसी सी बातें करते हैं कि आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब इनका जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो एहसन इकबाल साहब है। एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दागी है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो उसका इलाज ये है कि अगले 5 साल इमरान खान को जेल में रखा जाए। माशाल्लाह, क्या प्लान दिया है।
लोग इक्तिसादी प्लान देते हैं, माशी प्लान होता है, उसके साथ समाजी प्लान होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ऊपर करना होता है, उसके साथ दफाई प्लान होता है, कोई इंडस्ट्रियल प्लान होता है, कोई विज़न होता है 10 साल का, 20 साल का। इनका विज़न क्या है? इनका विज़न ये है कि सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे, मतलब कि अगले 5 साल वो कहते हैं हमें हुकूमत करने दें। ये हसन इकबाल साहब ने फरमाया, हमारी हुकूमत को मुद्दत पूरी 5 साल पूरी करने दें, लेकिन इमरान खान को जेल में रखें। मतलब कि इमरान खान ना अपोजिशन कर सकें, ना तनकीद कर सकें, ना आवाज़ उठा सकें, ना वो शऊर दे सकें आवाम को। इमरान खान को बिल्कुल जो है वो सियासत से एलिमिनेट कर दें। इनकी डिज़ायर तो वैसे ये है कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आप ज़रा इन नालायकों का विज़न देखें कि इनके पास कुछ नहीं है आपके सामने रखने को कि अगले 5 साल में हम ये करेंगे और मुल्क को इधर लेके जाएंगे। उन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो ये है कि इमरान खान को जेल में रखें। ज़ाहिर है साथ साथ वो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी यही सेटअप चाहेंगे कि ऐसे ही एक्सटेंशन या एक्सटेंडेड पीरियड तक यही सेटअप रहे और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाए रखा जाए, और ये इनका प्लान है जी। इसके अलावा इनके पास कोई प्लान है नहीं। अच्छा जी, अमरीकी कांग्रेसमैन राहुल खन्ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि अमेरिका में एक कानून है कि अमेरिका के जो शहरी हैं या अमेरिका के जो रहायशी हैं, यहाँ रहने वाले लोगों की अगर अहले खाना को पिछले मुल्कों के अंदर तंग किया जाता है तो उस कानून के तहत यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त तक तो जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका की जो इंतज़ामिया है, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही है। और जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशंस हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उस पर अमेरिका ना उस तरह से बोल रहा है ना एक्शन ले रहा है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों को मैं ये बता दूं कि नवंबर में पॉलिसी बहुत हद तक चेंज हो जाएगी और उस बदलती पॉलिसी में फिर शायद ये मुकदमे भी आगे बढ़ेंगे और ये मुकदमे दर्ज भी होंगे, आगे बढ़ेंगे भी और इन पर कार्रवाइयाँ भी होंगी। तो इसलिए राहुल खन्ना ने अब ये डिमांड की है कि पाकिस्तान की करंट जो मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल आसिम मुनीर और दूसरे लोग, उन पर अमेरिका पाबंदी लगाए, क्योंकि उनकी सरबराही में वहाँ पर इलेक्शन भी रिग हुए हैं और वहाँ पर जो है वो इंसानी हकूक़ की पामाली भी हो रही है। ये स्टेटमेंट राहुल खन्ना जो कि अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं उन्होंने दी है। इसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो है कि पंजाब के अंदर जो इस टाइम बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर इस वक्त ठनी हुई है शदीद। इसके ऊपर हम एक मुकम्मल स्टोरी आपके सामने रखेंगे अगले 1-2 वीलॉग्स के अंदर कि किस तरीके से हमने आपको एक बताया था कि एक डीपीओ जिनको अपॉइंट करना था मरियम नवाज साहबा ने, उनको नहीं करने दिया गया क्योंकि मेन उनका जो तब्दीली करनी थी उसको मोहसिन नकवी साहब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये ख़बर आपके सामने इसी वसात से रखेंगे कि पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो मौजूदा हेल्थ सेक्रेटरी हों या दूसरे लोग हों, वो वहाँ पर क्या क्या घपले चल रहे हैं, कहाँ कहाँ माल पानी के जो है वो इल्ज़ामात लग रहे हैं और कहाँ कहाँ मरियम साहबा जो है वो कोशिश कर रही हैं कि वो उनके लोग लगें और जो मोहसिन नकवी हैं उनकी कोशिश है कि सिर्फ वहाँ पर उनके लोग लगें। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि गवर्नर पंजाब ने, जो मौजूदा गवर्नर पंजाब हैं पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने इस बात का जो है वो इकबाल जुर्म किया है, समझ लें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल धांधली हुई है इलेक्शन में, इलेक्शन की ज़िम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 45-47 टाइम पर जारी करना और उनके तहत शफाफ नताइज देना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा है। ये उनकी नाकामी कहें, नाहली कहें या फिर उनकी मिली भगत कहें, मतलब कि वाज़े अंदाज में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धांधली का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद मान चुके हैं कि ये इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा थे और उसका ज़िम्मेदार उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, उस वक्त के लाहौर के चीफ जस्टिस, और उसके साथ साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ठहराया है। अब गवर्नर पंजाब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो धांधली ज़दा थे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। शेख रशीद ने जो मुनीब फ़ारूक को इंटरव्यू दिया था उसकी तमाम हकीकत खोल के रख दी। हम तो आपको पहले दिन से कह रहे थे कि मुन्ना मुनीब जो है उन्होंने टाउटगिरी की है माजरत के साथ और वो इंटरव्यू उनको नहीं लेना चाहिए था जो उन्होंने लिया। लेकिन आप याद कीजिए कि वो हमारा छोटा सा भाई है, मतलब आप छोटा वो सफरी साइज़ का टूथपेस्ट लें तो हमारा भाई उतना है और वो जितना लंबा दराज होकर कुर्सी पे बैठा हुआ था हमारा भाई, हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना लंबा और दराज क्यों हुआ है। ज़ाहिर है वो पीछे मामला कुछ और था। अब शेख रशीद साहब ने
खुलकर बता दिया है कि उनसे वो ज़बरदस्ती इंटरव्यू दिलवाया गया था। शेख रशीद एक दबंग आदमी और आपको ये भी पता है कि मंजे हुए सियासतदान हैं, जो बात करते हैं तोल कर करते हैं। उस इंटरव्यू में भी वो पूरे सिस्टम को भी और मुनीब साहब को भी बरहना कर गए थे, लेकिन मुनीब साहब को समझ नहीं आई थी कि शेख साहब ने अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्हें मात दी थी। शेख साहब ने इंटरव्यू देते देते अचानक कहा था, वो किधर है वो कागज़ जिस पे लिखा हुआ है मैंने क्या कहना है। तो वो शेख साहब कह गए थे इंटरव्यू के अंदर ही, और तभी बरहना कर दिया था पूरे सिस्टम को। लेकिन अब शेख साहब ने ये बताया है कि उनको कहा गया था कि विशा बीबी के बारे में गलीज़ स्टेटमेंट दें, उनको कहा गया था इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाएं, उन्हें कहा गया था 190 मिलियन पाउंड वाला जो अलकादर ट्रस्ट का केस बनाया हुआ है झूठा, उसमें बयान दें। उन्हें और साइफर के अंदर कहा गया था कि बयान दें, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैं बयान दे देता तो 4 सेकंड में बाहर आ जाता, बयान नहीं दिया तो मुझे 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ा। मेरा वज़न उन्होंने कहा कि 14 किलो कम हुआ, बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, जब इन्हें लगा कि मैं मरने लगा हूँ, इनके खाते पड़ जाऊँगा, तो मुझे रिलीज़ कर दिया गया। गिला भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि क्या क्या मसालम किए गए, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि वो इंटरव्यू जो है वो ज़बरदस्ती दिलवाया गया था, उन्हें इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। मुकम्मल निज़ाम को उन्होंने बरहना किया और ये बताया है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखनी है हमने कि जो जस्टिस हमारे जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो लापता अफराद का केस सुन रहे थे। उसमें उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब अगर ये केस आगे ना बढ़ा तो फिर हम इंटेलिजेंस इदारों के जो हेड हैं उनको बुलाएंगे, मतलब कि DGISI, DGMI और DGIB, उनको बुलाएंगे और उनसे पूछगिछ करेंगी, क्योंकि लापता अफराद का केस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। हमने जो कहा था कमेटी बनाकर काम करें और इस मामले को ख़त्म करें, लापता अफराद की बाजियाबी करवाएं, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसलिए अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इन लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। लोगों के घर वाले लापता हैं, उनका हक है कि उनको उनके लोग मिलें। इसलिए लापता अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो फौरी तौर पर हम अब ईद के बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो लोग हैं उनको हम बुलाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।